Welcome, dear students. Today, I wish to say that lot of requests I'm getting from the students that, sir, can you teach us in Hindi medium? So, as you know that now in India, new education policy is going to be implemented shortly, in which it is emphasized that we have to deal with the local languages, all the scientific things. So, from today onward, I will be dealing, you can say that, mixed English and Hindi languages in my all coming videos from today. जैसा अभी हमने कहा कि बहुत सारे रिक्वेस्ट हमें आ रहे हैं स्टूडेंट्स के कि सर अगर हिंदी में बताएं तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। और जैसा हमने अभी कहा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये एम्फेसाइज दिया जा रहा है कि हम लोग लोकल लैंग्वेजेस में भी अपने बच्चों को बताएं टेक्नोलॉजीज, सो दैट जिसे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। लैंग्वेज बाधा न बने। सो जैसा हम इस समय डील कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, हमने ऑलरेडी बता दिया कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स को समझना है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझने के लिए सेक्सुअल पार्ट्स पे जाना पड़ेगा, जो हमने ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया पिछले लेक्चर में। फ्लावर इज द पार्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो वो आप लोगों ने देख लिया मेरे पिछले वीडियोस में। अब हम आगे चलते हैं कि अब उन प्लांट्स में क्या होता है। अब आपको पता है कि फीमेल पार्ट्स में कैसे ओव्यूल्स बनेंगे, अंडे बनेंगे जो मदर साइड से जाएगा, और मेल पार्ट्स में किस तरह से पॉलन ग्रेन्स बनेंगे। तो मेल और फीमेल दोनों ओव्यूल एंड पॉलन ग्रेन्स जब बन जाएंगे तब जाके फर्टिलाइजेशन और सारी प्रक्रियाएं होंगी जिससे रिप्रोडक्शन कंप्लीट होगा। तो उसको जानने के लिए वन बाय वन हम लोग चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा कि जो चीज़ें रटने वाली चीज़ें हैं उन पे मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा। मैं जो समझने वाली चीज़ें हैं उन पर मैं ज़्यादा ध्यान दूंगा, और उतना ही मैं कर सकता हूँ। बाकी जो रटने वाली चीज़ें हैं आप अपने बुक से, अगर ये मेरी बातें समझ में आ जाती हैं तो बुक्स से आप रटने वाली चीज़ें याद कर सकते हैं। लेकिन जो समझने वाली चीज़ें हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो आप किसी भी किताब से कुछ भी याद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है लेक्चर्स का कि आपको कॉन्सेप्ट में क्लियर करवाऊं।
तो जैसा हमने कहा कि रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, इन ह्यूमन बीइंग्स, एनीवेयर, आपको मेल और फीमेल गैमीट्स की आवश्यकता होगी जो आपस में फ्यूज करके एक नए यंगमन को, एक बच्चे को जन्म देंगे, वो पौधा हो या जानवर हो या आदमी हो। और आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के चलते ही वेरिएशन, वेरिएबिलिटी क्रिएट होती है। आपको पता है कि फीमेल गैमेट बनने के लिए, जो कि सेक्सुअल ऑर्गन्स में मियोसिस, आपको पता है डिवीजन, दो तरह के सेल डिवीजन होते हैं। सेल इज द, you know that, basic unit of life, you can say, of plants, animals, human beings, anything. In animals you used to get cell से आपको tissues, tissue से organs, organ से फिर organ system, सबके लिए जो सबसे छोटा यूनिट है वो सेल है। और सेल के अंदर आपको पता है कि क्या क्या होता है, प्लांट्स में क्या सेल में होता है, एनिमल सेल्स में क्या होता है, ये आपको पता है। लेकिन यहां मैं एम्फेसिस देना चाहूंगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए आपको थोड़ा सा बैक ले जाऊंगा कि बॉडी में जितने भी ऑर्गन बने हैं सेल से बने हैं, शरीर पूरा सेल से बना हुआ है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट जो है सेल है। सेल के अंदर जो मेन पार्ट है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, वहां मैं बताना चाहूंगा कि सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और उसके बाहर साइटोप्लाज्म है। प्लांट सेल की मैं बात कर रहा हूं, साइटोप्लाज्म है। और साइटोप्लाज्म में बहुत ज्यादा हम नहीं जाना चाहेंगे, मेनली जो एम्फेसिस हेरिटेबल पार्ट है उसकी मैं बात करना चाहूंगा। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हैं और प्लांट सेल है तो जो क्लोरोप्लास्ट है साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ये एनिमल सेल्स में नहीं होते क्लोरोप्लास्ट। और साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। ये दो पे थोड़ा सा हम पैसे, बाकी बहुत सारे पार्ट हैं वो हम नहीं डील कर रहे हैं और ना हमें डील करना है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको बैक बस ले जाना चाहता हूं कि सेल के अंदर आप देख लीजिए क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म में क्लोरोप्लास्ट है, साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लांट सेल, और न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है। तो यहां हम बताना चाहेंगे क्रोमोसोम ही कैरियर है जीन्स का। और जीन्स आप पता है, आपको जेनेटिक्स, जीन्स आपको पता है, जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जीन इज द यूनिट which is controlling the characters, is situated, is available in the chromosome, and the number of chromosomes are fixed in every species, every genera. In human beings, you know, 42 chromosomes, 42 chromosomes, but 21 different types, 21 pairs, you can say. Means there are 21 types of chromosomes, all 1, 2, 3, all are different to each other. 21 pairs, giving you the 42 total, 42 chromosomes. 42 chromosomes.
So 42 chromosomes, that is in your body, every cell, each and every cell is having 42 chromosomes in your body, which is in the nucleus. And these 42 chromosomes are carriers of the genes, which is giving you the characters. The ear shape will be like that. The ear size will be like that. Eye shape will be like that. They are the deciding factors in your chromosomes. So 42 numbers, but 21 pairs. They are in pairs. 21 different types. 21 linkage groups. That will be dealt in another lecture. So 21 pairs you are having in human beings, which is deciding your all traits, your all characters. Likewise, if you see the plants, just you put the example rice, Oryza sativa. अगर धान की बात करें आप, 12 पेयर हैं, 12 लिंकेज ग्रुप हैं, 24 क्रोमोसोम्स। 12 पेयर मतलब 24 क्रोमोसोम, 12 तरह के अलग अलग क्रोमोसोम है। 1 2 3 4 12 पेयर्स, एंड ऑल टुगेदर ये कितने हैं? 24 हैं धान में, और यही 24 पे सारे जीन्स लोकेटेड हैं जो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को गवर्न करते हैं पौधे में। तो ये क्रोमोसोम कहाँ है? ये सभी जितने भी बॉडी आपका, चाहे प्लांट का सेल्स, जितने भी सेल्स हैं, सभी सेल्स में ये न्यूक्लियस है। और हमने कहा प्लांट में न्यूक्लियस के बाहर जो साइटोप्लाज्म है उसमें क्लोरोप्लास्ट भी है, वहां भी कुछ डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड क्रोमोसोम में जो है, यही जीन्स को रखता है, डीएनए। सो कुछ पार्ट डीएनए क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं, और कुछ पार्ट डीएनए का माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट तो आपके ह्यूमन बीइंग में नहीं, प्लांट्स में है। इसीलिए सेल डिवीजन जो आप जानते हैं, 2 तरह के सेल डिवीजन होते हैं। एक मियोसिस होता है, एक माइटोसिस होता है। आपको पता है माइटोसिस जो है आपके ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिपेयर, तो चाहे पौधा हो चाहे आप हो, आपके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए माइटोसिस डिवीजन होता है, जिससे एक सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4 सेल जो भी बनेंगे, लेकिन उनमें जो क्रोमोसोम का स्टेज होगा वो 2n स्टेज ही रहेगा। वो क्रोमोसोम की संख्या जो 21 पेयर्स है आप में, वो 21 पेयर्स ही बने रहेंगे। जो क्रोमोसोम की संख्या धान में 12 पेयर्स है इक्वल टू 24 क्रोमोसोम्स, मींस 12 पेयर्स ही बने रहेंगे जब पौधा डेवलप करेगा। सेल्स 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से अगर होते हैं तो वहां माइटोसिस डिवीजन होता है, दैट इज इक्वेशनल डिवीजन। वहां पे क्रोमोसोम की संख्या उस डिवीजन में कम नहीं होती है। अगर चोट लग गया आपको, अगर पौधे को चोट लग गया, पुंड हो गया, उसकी हीलिंग के लिए माइटोसिस डिवीजन चाहिए, जिससे कि एक सेल से दूसरा सेल, जो 2 सेल बनेंगे, उनमें भी क्रोमोसोम संख्या वही चाहिए, उसमें अंतर नहीं होना चाहिए। अगर 21 पेयर्स है, 42 क्रोमोसोम्स हैं, 2n स्टेज, 21 पेयर्स 2n स्टेज, ये है माइटोसिस। मियोसिस जो है सेक्सुअल ऑर्गन्स में होता है। यहीं पर नेचर ने, गॉड ने जो पूरे वर्ल्ड में वेरिएशन क्रिएट करना है, वो इसी के थ्रू क्रिएट कर रहे हैं। कैसे मियोसिस से कैसे वेरिएशन क्रिएट हो रहा है? जैसे हमने कहा
न्यूक्लियस में अगर आपके अंदर 21 क्रोमोसोम्स पेयर्स हैं, 2n स्टेज है, 2n उसको हम लोग डिप्लॉयड स्टेज बोलते हैं। डिप्लॉयड 2n इक्वल टू 21 पेयर्स इक्वल टू 42 क्रोमोसोम्स ह्यूमन बॉडी में। धान में 2n इक्वल टू डिप्लॉयड 2n इक्वल टू सभी जितने भी सेल्स हैं 2n इक्वल टू 12 पेयर्स इक्वल टू 24 क्रोमोसोम्स। सभी धान जो भी कल्टीवेबल धान है, ओराइजा सटाइवा है, सब में जितनी भी वैरायटीज, जितनी भी वेरिएबिलिटी, लाखों टाइप का आप देख रहे हैं, सब में वही है, सारे सेल्स में वही है, वही डिसाइड करते हैं। तो आप कहेंगे कि अलग अलग कैसे? यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही गॉड ने दिया है, जिसके चलते वेरिएबिलिटी क्रिएट हो रही है, और यह वेरिएबिलिटी समाज को चलाने के लिए मस्ट है। अगर आपके पास सारे लोग इंजीनियर्स हो जाएं तो आपको खाना नहीं मिलेगा। अगर किसान नहीं रहे और एग्रीकल्चर साइंटिस्ट नहीं रहे, अगर सारे का ब्रेन ऐसा हो जाए, वो रिक्शा पुलर हो जाए, कुछ नहीं हो पाएगा। सो यू नीड, सब कुछ चाहिए। ये वेरिएबिलिटी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू क्रिएट होता है। सो आपको पता है, अगर ह्यूमन बीइंग्स हैं, मदर हैं, फादर हैं, मदर का कैरेक्टर, फादर का कैरेक्टर, आप कहते हैं बच्चे में 50% मदर का कैरेक्टर, 50% फादर का कैरेक्टर आ गया। आप कभी देखिएगा कि मां का कान बेटा में आ गया, कान का शेप बेटे में आंख मां का आ गया, आंख का शेप बेटी में पिता का चला गया। हाउ इट हैपेंड? बिकॉज ऑफ दिस कि फीमेल गैमीट मदर से जो ओव्यूल गया और फादर से जो मेल गैमीट गया, स्पर्म गया, दोनों फ्यूज किए, जाइगोट बनाए। तो जब मदर की तरफ से एन स्टेज आया, जो 42 क्रोमोसोम्स थे, अब वो 2n से n हो गए, और वो 21 पेयर्स नहीं, 21 क्रोमोसोम्स बच गए, n स्टेज। और इधर से फिर 21 क्रोमोसोम्स आया और दोनों मिला फिर 42 हो गए, और 42 मतलब 21 पेयर्स हो गए। सो जाइगोट में 2n स्टेज फिर आ गया। सो बैलेंस इज रिक्वायर्ड। बैलेंस आपको हर जनरेशन में जरूरी है, और वेरिएबिलिटी भी जरूरी है। तो इसके थ्रू गॉड ने ये मैकेनिज्म दिया है, नेचर ने ये मैकेनिज्म दिया है कि आप हमेशा वेरिएबिलिटी क्रिएट समाज में होता रहेगा, वो चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन बीइंग्स हो, कुछ भी हो। इसके थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू वेरिएबिलिटी क्रिएट होती रहेगी। फीमेल साइड से 50% और मेल साइड से 50% जाते हैं न्यूक्लियस के थ्रू। लेकिन यहां पर हम ये बताना चाहेंगे थोड़ा सा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, आपको आगे बताऊंगा। माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर, एनिमल्स हो, ह्यूमन बीइंग्स हो, प्लांट्स हो, माइक्रोस्पोर होगा और मेगास्पोर होगा। ये दोनों मिलेंगे, आपको जाइगोट बनाएंगे। माइक्रोस्पोर क्यों बोलते हैं? साइज उसका छोटा होता है, उसमें साइटोप्लाज्म नहीं के बराबर होता है। और हमने बताया कि साइटोप्लाज्म में कुछ क्रोमोसोमल पार्ट भी हैं, जैसे प्लांट्स के केस में आपको क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया है, उसी तरह से एनिमल्स के केस में भी कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिनमें क्रोमोसोम्स अवेलेबल है साइटोप्लाज्म में, अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस। मेजर तो न्यूक्लियस में है, जो न्यूक्लियस हाफ बढ़ जाता है और ओव्यूल में 2n से n स्टेज में जाता है। लेकिन साइटोप्लाज्म में पूरा वो मेगास्पोर बड़ा, मदर का जो स्पोर है वो साइज में बड़ा है, मेगास्पोर कहलाता है। और बिकॉज ऑफ दैट उसमें कुछ साइटोप्लाज्म चला जाता है। तो मदर के साथ हमने ये कहा, हमेशा कहते हैं कि फादर का 50% कैरेक्टर, मदर का 50% कैरेक्टर बच्चों में जाता है, लेकिन इसके अलावा भी थोड़ा बहुत मदर का चला जाता है ज्यादा। उसी तरह से प्लांट्स में भी
थोड़ा बहुत, चूंकि मेगा स्पोर है उसमें साइटोप्लाज्म में भी है, जिस साइटोप्लाज्म में कुछ क्रोमोसोम्स भी हैं, थोड़े वो जीन्स वहां भी रहते हैं जो बच्चों में जाते हैं, ऑफस्प्रिंग्स में जाते हैं। तो फाइनली जो है ऐसे जो जीन्स साइटोप्लाज्म के थ्रू, मेगा स्पोर के साइटोप्लाज्म के थ्रू जाते हैं बच्चों में, उनको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, कि ये 50-50% के अलावा मदर के तरफ से दिया गया। ये आप आगे जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। तो दिस इज साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे कि पहले आप स्पोर्स, फ्लावर है उसमें स्पोर्स बनना चाहिए, फीमेल स्पोर, मेल स्पोर, दोनों की बातें हम लोग करेंगे। पहले हम मेल स्पोर की बात कर लें। तो स्पोर बनने के प्रोसेस को हम लोग स्पोरोजिनेसिस कहते हैं। स्पोर बनने के प्रोसेस को हम लोग स्पोरोजिनेसिस कहते हैं। प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोस्पोर्स एंड मेगा स्पोर्स, फीमेल का, माइक्रोस्पोर मेल का, इज नोन एज स्पोरोजिनेसिस। Microspores are produced in anthers. You know that anthers are the part of male part of the flower, while megaspores are produced in ovules. अब हम माइक्रोस्पोरोजिनेसिस, मेल गैमीट की बात यहां हम करने जा रहे हैं। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में फीमेल गैमीट की बात करेंगे। तो मेल गैमीट की अगर बात करें तो आपको हमने फ्लावर में दिखाया था कि फ्लावर में आपको स्टेमेंस होते हैं। स्टेमेंस में जैसे आपका ये फिलामेंट और एंथर, फिलामेंट ये है, एंथर ये है, मिलके स्टेमेन हुआ। और ये एंथर अगर इसको आप काटें, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर, इफ यू कट इट फ्रॉम हियर, अगर आप यहां काटे तो ये बाई लोब्ड आपको दिखता है, लोब 1 एंड लोब 2। ये देखिए हमने काटा है इसको, बाई लोब्ड स्ट्रक्चर। और एक लोब में करीब करीब ये आपको, एक लोब में आपको 2 पॉलन सैक्स, एक पॉलन सैक, दूसरा पॉलन सैक। सो ऑल टुगेदर एक एंथर में 4 पॉलन मदर सेल्स हो गए, 4 पॉलन मदर सेल्स, 1 2 3 4। I'm emphasizing only those parts which is required here, और बाकी रटने वाली चीजें आप किताब से पढ़िए। अब यहां आप देखिए बाइलोब्ड एंथर, this is one lobe, this is second lobe, a connective tissue, a bilobed, this is the connective tissue in between two bilobes, 2 pollen sacs in each, दोनों लोब्स में 2 pollen sacs हैं। और इस तरह से pollen sacs में pollen mother cells हैं, PMC, pollen mother cells. Each pollen sac contains pollen mother cells. अब आप यहां पर आ जाइए। If you see the pollen mother cells is producing you the microspore. Many cells are there in pollen mother cells. Many cells are there in each pollen mother cells, PMCs. Now you take one cell here. If you take one cell here, as I said that each and every cell is in 2n stage. Means if it is human being, 2n is equal to 42 chromosomes. Jones means 21 pairs. If it is rice, अगर धान है तो 2n is equal to the diploid stage. The 2n is equal to 24 chromosomes is equal to 12 pairs. अगर रिडक्शनल मियोसिस डिवीजन होता है सेक्सुअल ऑर्गन्स, फॉर क्रिएटिंग दिस वेरिएबिलिटी इन नेक्स्ट जनरेशन, अगले जनरेशन में वेरिएबिलिटी क्रिएट करने के लिए ये सिस्टम बना हुआ है नेचर के द्वारा कि आपको 2n स्टेज से जो
स्पोर्स बनेंगे, माइक्रोस्पोर, मेगा स्पोर जो बनेंगे वो एन स्टेज में आ जाएंगे। अगर 12 पेयर्स है तो 24 क्रोमोसोम्स है, 2n is equal to 24, so that will become n stage, total 12 chromosomes only, not 12 pairs, 12 chromosomes in rice। अगर आप देखें यहाँ पे तो पॉलन मदर सेल से हमने एक सेल उठाया, यहाँ पे मैंने लाया, ये सेल देखिए 2n स्टेज का है, PMC पॉलन मदर सेल से एक सेल मैं लाया, वो 2n स्टेज है। और आपको पता है अगर धान है तो 12 पेयर्स हैं, 24 क्रोमोसोम्स हैं। अब ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। अब मियोसिस आपको पता है कि मियोसिस 2 स्टेजेस में होते हैं। फर्स्ट मियोसिस जो है वो रिडक्शनल होता है और सेकेंड मियोसिस जस्ट लाइक माइटोसिस होता है, वो इक्वेशनल डिवीजन की तरह होता है। तो फर्स्ट मियोसिस में ही वो क्रोमोसोम अगर 24 है तो 12 हो जाएगा, यानी स्टेज में आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल बिकम n, हैप्लॉइड नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप आइए, फर्स्ट मियोसिस जब होगा तो आपको पता है कि एक सेल डिवाइड करेगा 2 सेल्स में, और 2 सेल्स में जब डिवाइड किया यहाँ पे तो आधा आधा क्रोमोसोम हो गए। अब 2n स्टेज से n, there are 2 cells which is having n chromosomes, haploid stage. So this you call, once first cell is dividing in 2, ये कहलाता है डायड स्टेज, डायड स्टेज, डायड, DYAD, डायड स्टेज। अब यहाँ पे फिर सेकेंड मियोसिस होगा। सेकेंड मियोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन। अब यहाँ पे n से हाफ n नहीं होगा, अब n का n बना रहेगा और आगे चार सेल्स बनेंगे। यहाँ पे देखिए एक n डिवाइड करेगा, सेकेंड मियोटिक डिवीजन इज जस्ट लाइक माइटोसिस। सो n इज कमिंग इन डिवाइडिंग इन 2, सो एक सेल 2 में बदल गया, दो में बन गया, दोनों में n है, और इसका दूसरा सेल भी 2 में बन गया, डिवाइड हो गया। अब देयर आर एक सेल से 4 सेल हो गया, और इन चारों सेल्स में n रह गए। अब n रह गया तो अब अगर एक सेल की बात करें, अब मैच्योरेशन की बात होती है। जब ये मैच्योर करेगा, ये माइक्रोस्पोर एक पॉलन मदर सेल से आपको 4 बन गए, 4 जो है हैप्लॉइड स्टेज में आ गए, और ये चारों मैच्योरेशन के बाद ये माइक्रोस्पोर जब मैच्योरेशन होता है तो ये पॉलन ग्रेन्स बन गए, प्लांट्स। और एनिमल्स के केस में स्पर्म्स, विच यू कॉल स्पर्म्स। ईच एंथर, as I have already described, हमने डिस्क्राइब कर दिया पहले ही, each anther has pollen sac which contains many pollen mother cells. Each pollen mother cell undergoes meiosis to produce 4 haploid N cells or microspores. This process is known as microsporogenesis. These microspores mature into pollen grains mainly by thickening of their walls. वॉल्स की थिकनिंग हो गई, वो मैच्योरेशन हो गया, अब ये पॉलन ग्रेन, ये माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन बन गया। सो दिस इज ऑल माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। नाउ आई विल बी कमिंग इन नेक्स्ट वीडियो, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। व्हाट विल हैपन व्हेन दिस पॉलन विल ट्रेवल and pollinate in a flower. The stigma, reaching to the stigma is known as pollination. When it is pollinating the stigma, the mother part, and there it is germinating. And once it is germinating, now you will be describing. I will describe it in microgametogenesis, how it is happening. So, thanking you very much. I will be coming in next video for next continue the next continuous topic of this sexual reproduction in plants. Thanking you very much.